नमस्कार। आज के इस सेशन में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज की पाठ संख्या 1 अहमदनगर का किला पाठ की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई विचारा अभिव्यक्ति है। अर्थात जब जवाहरलाल नेहरू को 9वीं जेल यात्रा के दौरान अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताना पड़ता है, तब वे अपने मन में उठ रहे विचारों को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किए हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। यहाँ मेरी 9वीं जेल यात्रा से तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा से है। तो अहमदनगर किले में उन्हें जब बंदी बनाकर लाया गया था, वह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। उस समय जो देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेलों में कैदी बनाकर या बंदी बनाकर रखा जाता था। उसी क्रम में इन्हें अहमदनगर किले में बंदी बनाकर लाया गया था। यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। अर्थात जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका अहमदनगर किले में आया हुआ 20 महीना बीत गया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो जिस दिन उन्हें लाया गया था, उस दिन दूज का दिन था, अर्थात पूर्णिमा के बाद का दूसरा दिन। तो उस दिन क्या था, अंधियारे आकाश में जो थे झिलमिलाते हुए दूज के चांद उनकी स्वागत कर रहे थे। मतलब उस दिन दूज का दिन था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधियारा बढ़ते जाता है और शुक्ल पक्ष जो है उजियारे का आगमन करता है। धीरे धीरे वह उजियारे की ओर जो चांद है बढ़ता जाता है और बाद में पूर्णिमा होती है। तो ये जो शुक्ल पक्ष था वो शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब ये नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो उस समय जो चांद थे वही इनका साथ निभा रहे थे, वही उनके अस्थाई सहचर थे। और बंदी जीवन में जो थे, चांद ही हमेशा इन्हें याद दिलाता था कि इनके कारावास का जो 1 महीना है वो बीत चुका है। क्योंकि उस समय उनका जो सहचर्य था, साथी था, वह बस एक चांद ही था। बस एक वही मात्र सहारा था जो हमेशा उनके साथ देते थे और उन्हें एहसास दिलाते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि समय धीरे धीरे बीत रहा है। और वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। मतलब वह उन्हें इस बात का भी भरोसा देते हैं, विश्वास होता है, या वही एक उनका माध्यम होता है जो हिम्मत देता है कि हर अंधेरे के बाद क्या होता है, उजाला होता है। तो यहाँ पे ये जो चित्र देख रहे हैं, उस चित्र में अहमदनगर किला को दिखाया गया है। और सन 1953 में जो जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की, मतलब बस पहली यात्रा उनकी 1944 में हुई थी, जो कि 13 अप्रैल में हुई थी, और वह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। उसके बाद वह 1953 में अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की, मतलब दोबारा वो यहाँ पे आए, तब की ये तस्वीरें दिखाई गई है। यहाँ पे रूम नंबर 8 देखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन 1942-45। मतलब इसी बीच में इनको रूम नंबर 8 में रखा गया था, 1942 से 1945 के बीच में। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, तो अभी भी अहमदनगर के किले में जाने से यह रूम नंबर 8 देखने को मिलेगा।
जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। तो जवाहरलाल नेहरू जी बतलाते हैं कि वो दूसरी जेलों, मतलब उनकी तो 9वीं जेल यात्रा थी, मतलब इससे पहले उन्होंने 8 जेलों में और भी अपनी बंदी जीवन जी चुके थे। तो वहाँ भी वे क्या करते थे, उस समय बागवानी का काम करते अर्थात गार्डनिंग करते थे, और वो रोज़ कई घंटा तपती धूप, मतलब कड़कड़ाती हुई धूप में भी वो फूलों की क्यारियाँ बनाने में अपना समय लगाते थे। वहाँ की मिट्टी जो थी बहुत ही ख़राब थी, पथरीली थी, पुराने मलबे वहाँ पे दबे हुए थे और अवशेषों से भरी हुई थी, मतलब पुराने अवशेष भी वहाँ पड़े हुए थे। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इतिहास स्थल का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे कुछ पुराना यादें या पुरानी यादें हो। यहाँ अवशेष का मतलब बचे हुए पदार्थ, मतलब कुछ पुराने पदार्थ जो कि अंदर दब चुके हैं। तो वहाँ पे जो है इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसमें कई युद्ध और राजमहलों की दूरबीन संधियाँ देखी हैं। दूरबीन संधियाँ का मतलब होता है दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई संधि। तो जो ये अहमदनगर का किला है, यहाँ पे बहुत बार प्रहार भी हुआ, बहुत बार चढ़ाई भी हुई होगी, क्योंकि ये राजमहल थी और बहुत सारे जो यहाँ पे युद्ध हुए। और ये जो राजमहल थे वहाँ पे क्या हुआ, दुश्मनों के गलत इरादों का यहाँ पे उनके द्वारा संधियाँ भी देखी गई, उनके द्वारा दुश्मनियाँ भी देखी गई। तो ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हुई थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, मतलब अहमदनगर का किले जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन भी नहीं है, क्योंकि वो बाद में बनाए गए हैं। तो इसका इतिहास भी पुराना नहीं कहा जा सकता। घटनाओं की दृष्टि से इनकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अगर देखा जाए कि अहमदनगर के किले में क्या क्या घटनाएं हुई, तो कुछ ऐसी खास घटनाएं भी नहीं हुई जिसके हिसाब से इसे बहुत विशेष स्थान भी दिया जाए या इसको अहमियत प्रदान किया जाए। परंतु इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। वह क्या है, तो यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। तो अगर अहमदनगर की किले की खासियत अगर बताई जाए, तो वहाँ पे जो चांद बीबी थी, वह चांद बीबी नाम की जो सुंदर महिला थी, वह काफ़ी साहसी थी और उसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, जब अकबर की शाही सेना ने यहाँ पे हमला किया, तो उसके विरुद्ध वो हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो जो चांद बीबी था, उनका यही इतिहास है और इसी से जुड़ा हुआ अहमदनगर किले का इतिहास उसे खास बना देता है। क्योंकि जो वह सुंदर स्त्री थी, वह क्या थी, बहुत साहसी थी और वो उन्होंने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध क्या किया था, हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो उसकी हत्या भी उसके ही अपने ही आदमी ने कर दी थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों की इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बैठे नहीं रहते थे, वह बागवानी करते थे, तो बागवानी के दौरान उन्हें मिट्टी खुदाई करने का काम करते। मिट्टी जब खोदते थे तो ज़मीन की सतह के नीचे कुछ प्राचीन दबे हुए दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिलते थे, जो उन्हें बहुत दूर नहीं जा सके, और लेकिन उन्हें उसे खोजने की काफ़ी चाहत थी। परंतु न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे, क्योंकि वह कैदी जीवन जी रहे थे, तो उनके पास साधन की भी कमी थी। परंतु वह चाहते थे कि खुदाई के दौरान जो ज़मीन की सतह के नीचे दबी हुई प्राचीन दीवार है और गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से हैं, उनसे वह जानकारी इकट्ठा करें। परंतु उनको इसकी इजाज़त नहीं थी और वह बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि अधिकारी इसकी मंजूरी नहीं देते थे। इसलिए वह इस काम को पूरा नहीं कर पाए। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो वह बतलाते हैं कि किस तरह से वह इस इच्छा को तो पूरा नहीं कर पाए। अब उन्होंने कुदाल के बदले, मतलब जो वो प्राचीन
दबी हुई अवशेष थे उसको खुदाई करने के बजाय अब वो अपने पेन को कलम को उठा लिए। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तो उनका कहना है कि अभी तो हमें आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि अभी तो आज़ादी मिलने में काफ़ी टाइम लगेंगे, पता नहीं कब आज़ादी मिलेगी, क्योंकि उस समय तो पता भी नहीं था। 1944 का समय था, उस समय तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि हमारा देश आज़ाद कब होगा। तो वह उस समय की अपनी विचार बताते हैं कि उनके मन में विचार उठा कि हम क्यों ना कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा लें, और जब तक आज़ादी न मिले तब तक मैं कर्म के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। क्योंकि जब तक वर्तमान हमारा अनुभव का हिस्सा नहीं बन सकता, हम उसके बारे में कुछ लिख भी नहीं सकते। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, क्योंकि भविष्य में क्या होगा उसकी भी जानकारी किसी को नहीं हो। अगर उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती तो वह लिख देते कि 1947 में हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वह कोई भगवान या पैगंबर तो है नहीं, वह उनकी भूमिका तो निभा नहीं रहे थे, इसलिए यह भी नहीं उनके अख्तियार में, मतलब उनके अधिकार में था कि वह यह कह सके कि हमें आज़ादी कब मिलेगी या हमारा भविष्य क्या होगा। बचा रहता है अतीत, क्योंकि अतीत जो है वो तो बीत चुका है, तो वो तो, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। हालांकि अतीत के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी एक इतिहासकार या विद्वान जो होता है वह अपनी विद्वता से हासिल करता है या विद्वतापूर्ण शैली में हासिल करता है, वैसी जानकारी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हासिल नहीं कर सकते, जैसा कि वह बतला रहे हैं। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो वह कहते हैं कि जिस तरह से हमारे जो क्रियाकलाप हैं या हमारे जो विचार हैं उसके साथ हम अपना संबंध स्थापित करके उसके बारे में तो कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि इतिहासकार तो हूँ नहीं जो इतिहास के बारे में अच्छी विद्वतापूर्ण शैली में कुछ लिख सकूँ, और न मैं भविष्य देता हूँ या मैं पैगंबर हूँ जो कि आगे के क्या होगा या भविष्य में क्या होगा उसकी जानकारी लिख सकता हूँ। बस मैं यही कर सकता हूँ कि वर्तमान में जो हो रहा है या हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसका संबंध अपने क्रियाकलापों के साथ स्थापित कर सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। जो गेटे महोदय हैं वह कहते हैं कि जो इस तरह का इतिहास होता है या इस तरह का इतिहास लेखन है वो हमें क्या करता है, अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब अतीत का भार हम जो सहन करते आते हैं, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं होती है तो वह हमें बोझ की तरह पता लगता है। तो बस वह हमें इस तरह की जानकारी से उससे हमें उबरने में मदद करता है या हमें जानकारी देता है, जिससे हमारे बोझ जो होते हैं वह एक सीमा तक क्या होता है, हल्का हो जाता है या वो राहत देता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, मतलब हमारा अतीत अच्छा हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है, मतलब दोनों ही हमें प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है। दमघोटू का मतलब होता है जो हमारे दम को घोट ले या हमारे अंदर घुटन, सांस रोकने लगे, घुटन महसूस करा दे। तो यहाँ पे वो बतला रहे हैं कि जो हमारा अतीत का जो दबाव है वह या तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन दोनों ही हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। और हम क्या करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े लोग जो होते हैं वह विचलित हो उठते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मतलब जो प्राचीन लोग हैं या प्राचीन सभ्यता के लोग हैं उनको वह ज़्यादा प्रभावित करता है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएँ, जो चीन और भारत की सभ्यताएँ थी वह भी क्या है, हमें अब इस वातावरण में दम घोटू लगने लगती है, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं अब बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे संबंध जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? अब नेहरू जी एक प्रश्न करते हैं, सोचते हैं कि उनकी विरासत क्या है, मतलब उनकी जो अपनी जो विरासत है क्या, मतलब उनके उत्तराधिकारी हैं कौन।
ये प्रश्न उनके मन में उठता है। वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं? अगर वे उत्तराधिकारी हैं तो किस बात का? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, मतलब हम उसके उत्तराधिकारी हैं जो सभ्यता संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हासिल की है, या जिसे मानवता ने मतलब इंसानियत ने दसियों हजार मतलब 10,000 साल पहले इसको हासिल किया है, हजारों वर्षों में प्राप्त किया है। विजयों का उल्लास, पराजयों का दुख व मानव के साहसी कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। क्या यही हमारी विरासत है? यही हमारी धरोहर है? वे इन्हीं सब के बारिश हैं, बस क्या यही उनकी विरासत है? ये हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई, क्या ये हमारी विरासत है या उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा? मतलब ये प्रश्न करते हैं कि हमारी विरासत है क्या, हम किसके उत्तराधिकारी हैं। वह अपने आप से, हम इंसानों से प्रश्न करते हैं कि आखिर हम जो हैं वो किसके उत्तराधिकारी हैं। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इतनी मेहनत करके 10,000 साल से जो सभ्यता संस्कृति को बचा कर रखा, उन्होंने विजयों के बाद या विजय प्राप्त के पश्चात जो उल्लास का अनुभव किया, पराजय के बाद जो दुखद यंत्रणा सही, वो या फिर मानव की उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, वह सारे प्रश्नों को टटोलते हैं कि क्या इन सब में से ही कोई हमारी विरासत है। मैं इन सब का वारिस हूँ। फिर बाद में वह कहते हैं जितने भी हमारे पूर्वजों द्वारा ये कर्तव्य किए गए हैं, कर्म किए गए हैं, वही हमारी क्या है, हम इन्हीं, वही हमारी विरासत है और हम इसी के क्या है, वारिस हैं। साथ ही हम उसका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। जितनी भी सभ्यता संस्कृति बनती है वह किसी एक से नहीं बनती, वह पूरी मानव जाति से बनती है, पूरी मानव समाज से बनती है। तो वह विचार करते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं कि जो भारतवासियों की जो विरासत की विशेष बात है यह क्या है कि यह अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। ये जो है मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो कि अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है औरों से एकदम अलग नहीं होता। अर्थात हम भारतवासियों की यह विशेषता है कि हम अपने विचारों में कभी यह तथ्य नहीं लाते कि हम जो हैं अलग हैं। हम अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। हमारे रक्त, मांस और हड्डियों में यह विचार समाया हुआ है कि हम क्या है, एक हैं। सभी को हम यही समझते हैं कि सभी को मिलाकर एक करती है, मतलब हम एक हैं। अनेकता में भी हमारे यहाँ एकता है। इसी के आधार पर वर्तमान और भावी भविष्य बनेगा जो अनोखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग नहीं है और कोई अलग एक दूसरे को सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। अर्थात वो कहते हैं कि यही सोच हमारे अंदर, जो ये सोच है कि हम न रक्त से मतलब न खून से, न मांस से, न हस्तियों से, मतलब किसी से हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, और यही जो सोच है यह हमारा वर्तमान है और यही सोच हमारा भावी भविष्य होगा, जो कि हमारे भारतीयों की विशेषता है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। तो वह यही बतलाते हैं कि ये जो विशिष्ट विरासत का जो विचार है यही उनके मन में बैठा हुआ है, घर किया हुआ है। वह इसी विरासत को बचाने की सोचते हैं और इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे तक उनके मन में बना रहता है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो जो यह विरासत है जिसे वह बचाना चाहते हैं, उसी के बारे में वह लिखना चाहते हैं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती हैं, क्योंकि जितना यह आसान लग रहा है वह इतना आसान विषय भी नहीं है, क्योंकि इस विषय में कठिनाई और जटिलता जो है वह उनको भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पे इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, मतलब जिसके बारे में वह इतना गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन वह सतही है। वस्तुतः वह बिल्कुल गहराई में नहीं जा रहे, वह बिल्कुल सतही रूप से है, बिल्कुल ऊपरी रूप से है, क्योंकि
उस विषय की कठिनाई और जटिलता जो है उन्हें भयभीत कर रही थी, और उन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और उनके अतीत के बारे में भी वह नहीं लिख सकते, क्योंकि वह इतने बड़े जानकार या इतने बड़े साहित्यकार भी, इतिहासकार भी नहीं हैं जो इतनी अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन वह वर्तमान में टटोलकर जो भी उनके विचार आते हैं उसे वह इस पाठ के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।